नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार कैसे हुआ, वो मजबूत कैसे हुई। हमारे पास जो स्रोत हैं वो आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पाठ्यपुस्तक के कुछ अहम हिस्से हैं। और हमारा मकसद है इस गुत्थी को सुलझाना कि एक व्यापार करने आई कंपनी आखिर पूरे भारत पर राज कैसे कर बैठी। हाँ, मतलब क्या ये सब अचानक हुआ या इसके पीछे कोई सोची समझी योजना थी? बिल्कुल। और ये चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। भारत पर जो ब्रिटिश विजय हुई, क्या वो महज एक हादसा थी, एक्सीडेंटल थी, या पूरी तरह से इंटेंशनल? हमारे स्रोत बताते हैं कि इतिहासकार इस पर दो खेमों में बटे हुए हैं। हाँ, एक तरफ जॉन सीली जैसे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि ये सब एक फिट ऑफ एब्सेंट माइंडनेस में हुआ, यानी अनजाने में। उनका मानना था कि अंग्रेजों का ऐसा कोई बड़ा इरादा नहीं था, वो तो बस यहाँ की जो राजनीतिक उथल-पुथल थी उसमें खींचते चले गए। और दूसरी तरफ जूडिथ ब्राउन जैसे विचारकों का नजरिया है जो कहता है कि नहीं, अंग्रेज एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने के एक स्पष्ट इरादे से ही आए थे। हो सकता है कि शुरुआत में उनका ध्यान सिर्फ व्यापार पर था, लेकिन जैसे ही उन्हें यहाँ की कमजोरियों का अंदाजा हुआ, ब्रिटिश राजनेताओं और प्रशासकों ने यहाँ इलाके जीतने और एक साम्राज्य बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। तो सच का है, हमारे स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? स्रोत इशारा करते हैं कि शायद दोनों ही पक्ष थोड़ी अतिशयोक्ति कर रहे हैं। सच इन दोनों के बीच में कहीं है। कंपनी के अधिकारियों ने अपने व्यापारिक हितों को बचाने के लिए स्थानीय राजनीति में दखल देना शुरू किया। और जब उन्होंने देखा कि भारतीय शासकों को आपस में लड़वाना कितना आसान है, तो उनका लालच बढ़ता गया। हाँ, और फिर वो इलाके पर इलाका कब्जा करने लगे। तो ये एक तरह से मौके पर चौका मारने जैसा था, जो धीरे धीरे एक आदत और फिर एक नीति बन गया। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू कब हुई, इस पर भी तो कोई एक राय नहीं है। कुछ इतिहासकार 1740 मानते हैं, जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। कुछ 1757 को मानते हैं, जब प्लासी की लड़ाई जीती गई। और कुछ तो 1761 को निर्णायक मोड़ मानते हैं, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई। ये तारीखों का अलग होना ही दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी जटिल और लंबी थी। लगभग 80 साल लग गए इसे पूरा होने में। तो फिर असली सवाल पर आते हैं, मुट्ठी भर अंग्रेज आखिर इतनी बड़ी सफलता हासिल कैसे कर पाए? हमारे स्रोत सबसे पहले तो बेहतर हथियारों, सेना और रणनीति का जिक्र करते हैं। हाँ, उनकी बंदूकें, जिन्हें मस्केट कहते थे, और तोपें, वो भारतीय सेनाओं के हथियारों से कहीं बेहतर थीं। लेकिन सिर्फ हथियारों के दम पर तो इतना बड़ा देश नहीं जीता जा सकता। बिल्कुल नहीं। एक और बहुत बड़ा फर्क था, सैन्य अनुशासन और रेगुलर सैलरी का। अच्छा। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सिपाहियों को, चाहे वे भारतीय हों या ब्रिटिश, नियमित रूप से और अच्छा वेतन देती थी। इससे उनकी वफादारी पक्की रहती थी। जबकि भारतीय शासकों की सेना में ये एक बहुत समस्या थी। बहुत बड़ी समस्या। भारतीय राजा और नवाब अक्सर अपनी सेनाओं को महीनों तक वेतन नहीं दे पाते थे। इससे सैनिकों का मनोबल गिरता था और उनमें विद्रोह का खतरा हमेशा बना रहता था। ये तो हुई मिलिट्री डिसिप्लिन की बात, लेकिन हमारे स्रोत एक और दिलचस्प पहलू की ओर इशारा करते हैं। नागरिक अनुशासन और एक निष्पक्ष चयन प्रणाली। हाँ, कंपनी के जो अधिकारी थे या सैनिक, वो योग्यता और काबिलियत के आधार पर चुने जाते थे, मेरिट के आधार पर। ऐसा नहीं था कि कौन किस वंश का है या किस जाति का है। और भारतीय खेमे में इसका बिल्कुल उल्टा था। वहां तो पद अक्सर वंशानुगत होते थे या व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर मिलते थे, जिससे कई बार अयोग्य लोग बहुत महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच जाते थे। तो अंग्रेजों की जीत सिर्फ बंदूकों से नहीं हुई, बल्कि उनकी जीत बही खातों, समय पर दी जाने वाली तनख्वाह और एक तरह की एचआर पॉलिसी से भी हुई। ये तो एक मिलिट्री विक्ट्री से ज्यादा एक कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत सटीक उपमा है। और इसी से जुड़ा है नेतृत्व का सवाल। स्रोत रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, मुनरो, डलहौजी जैसे कई ब्रिटिश लीडर्स का जिक्र करते हैं। असाधारण काबिलियत थी उनमें। वहीं दूसरी तरफ भारतीय पक्ष में हैदर अली, टीपू सुल्तान, माधोराव सिंधिया जैसे शानदार नेता तो थे, लेकिन उनमें सेकेंड लाइन लीडर्स की भारी कमी थी। और शायद सबसे बड़ी कमजोरी थी एकता की कमी। भारतीय शासक एक भारत की भावना से नहीं लड़ रहे थे। बिल्कुल। वो अक्सर अपने पड़ोसी राजा को हराने के लिए अंग्रेजों की मदद लेने से भी नहीं हिचकिचाते थे। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वो समझ ही नहीं पाए कि अंग्रेज किसी के दोस्त नहीं हैं। वो बस एक एक करके सबको खत्म कर रहे हैं। और इन सब के पीछे अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनका मजबूत फाइनेंशियल बैकअप। हाँ, कंपनी के पास व्यापार से बेहिसाब पैसा था,
जिससे वे अपनी सेना और युद्धों का खर्च आसानी से उठा सकते थे। चलिए इन सभी कारणों को बंगाल की विजय के उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि यहीं से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की असली नींव पड़ी। हाँ, उस समय बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर प्रांत था। कितना अमीर? बहुत ज्यादा। आज का बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा भी उसी का हिस्सा थे। यहाँ से रेशम, कपास, शोरा, चावल जैसी चीजें पूरी दुनिया में निर्यात होती थीं। अंदाजा लगाइए कि उस समय एशिया से होने वाले ब्रिटिश आयात का लगभग 60% हिस्सा अकेले बंगाल से जाता था। और अंग्रेजों को एक फरमान मिला हुआ था जिसके तहत वे सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे, जबकि कंपनी का सालाना निर्यात 50,000 पाउंड से भी ज्यादा का था। ये तो सरासर लूट थी। बिल्कुल, और यही टकराव का सबसे बड़ा कारण बना। कहानी में मोड़ तब आता है जब 1756 में एक नौजवान सिराज उद दौला बंगाल का नवाब बनता है, जो उम्र में काफी छोटा था। हाँ। और स्वभाव से थोड़ा आवेगी। हाँ, और उसे अपने ही दरबार में जगत सेठ जैसे अमीर बैंकरों और बाहर अंग्रेजों से साजिश का डर था। और अंग्रेजों से मौका भी दे रहे थे। वो दस्तक नाम के ट्रेड परमिट का दुरुपयोग कर रहे थे। हाँ, ये परमिट सिर्फ कंपनी के सामान के लिए था, लेकिन कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इसका इस्तेमाल करके टैक्स बचा रहे थे, जिससे नवाब के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वे नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे। और नवाब के एक भगोड़े दुश्मन कृष्णदास को शरण भी दे रखी थी। जब सिराज ने उन्हें रोकने के लिए कहा तो उन्होंने अनसुना कर दिया। जाहिर है नवाब को ये अपनी संप्रभुता पर हमला लगा और उसने कलकत्ता पर हमला कर दिया। यहीं पर ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना का जिक्र आता है। हाँ, जिसमें कहा गया कि 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया और 123 की दम घुटने से मौत हो गई। हालांकि हमारे स्रोत ये साफ करते हैं कि ज्यादातर इतिहासकार इन आंकड़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया मानते हैं। मतलब ये एक प्रोपेगेंडा था। हाँ, अंग्रेजों ने इस घटना का इस्तेमाल सिराज को एक क्रूर राक्षस के तौर पर पेश करने के लिए एक प्रचार अस्त्र की तरह किया। इस घटना के बाद मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव एक सेना लेकर पहुंचा और फिर हुई प्लासी की मशहूर लड़ाई 23 जून 1757 को। लेकिन ये लड़ाई मैदान में कम और पर्दे के पीछे ज्यादा लड़ी गई। मतलब ये एक लड़ाई थी ही नहीं, ये एक साजिश थी, एक धोखा था। क्लाइव ने लड़ाई से पहले ही नवाब के सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ और बैंकर जगत सेठ के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया था। तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही नतीजा तय था। बिल्कुल, मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया गया था। जब लड़ाई शुरू हुई तो नवाब की 50,000 की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो लड़ा ही नहीं, चुपचाप खड़ा देखता रहा। हाँ, सिराजुद्दौला को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन बाद में उसे पकड़कर मार दिया गया। तो प्लासी की लड़ाई को देखते हुए इसे अनजाने में हुई घटना कहना तो नामुमकिन लगता है। ये तो एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी। प्लासी की जीत ने अंग्रेजों को बंगाल का असली मालिक बना दिया। वादे के मुताबिक मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वो बस नाम का नवाब था। असली लगाम क्लाइव के हाथ में थी। लेकिन ये कठपुतली का खेल ज्यादा दिन नहीं चला। नहीं चला। मीर जाफर जल्द ही अंग्रेजों की पैसे की लगातार बढ़ती मांगों को पूरा नहीं कर सका। तो अंग्रेजों ने उसे हटाकर 1760 में उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। उन्हें लगा कि ये भी उनकी कठपुतली बनकर रहेगा, लेकिन मीर कासिम एक बहुत ही योग्य और स्वाभिमानी शासक निकला। उसने क्या किया? सबसे पहले तो उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी। अच्छा, क्यों? ताकि कलकत्ता में बैठे अंग्रेजों की रोज रोज की दखलंदाजी से बच सके। फिर उसने अपनी सेना को भी यूरोपियन तर्ज पर मॉडर्नाइज करना शुरू किया। असली टकराव की वजह क्या बनी? वही दस्तक का मुद्दा। मीर कासिम ने देखा कि अंग्रेज अपने टैक्स फ्री व्यापार के अधिकार का दुरुपयोग करके बंगाल के स्थानीय व्यापारियों को बर्बाद कर रहे हैं। उसने अंग्रेजों से इससे रोकने को कहा होगा। हाँ, लेकिन जब वो नहीं माने तो मीर कासिम ने एक बहुत साहसी कदम उठाया। उसने सभी व्यापारियों के लिए, चाहे वे भारतीय हों या ब्रिटिश, सारे आंतरिक शुल्क ही समाप्त कर दिए। वाह, मतलब उसने सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया। हाँ, और यही बात अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हुई। इससे उनका जो विशेष दर्जा था वो खत्म हो गया। और फिर युद्ध छिड़ गया। बिल्कुल। 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को कई लड़ाइयों में हराया। मीर कासिम भागकर अवध पहुंचा और वहां उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक गठबंधन बनाया। और यहीं बक्सर की लड़ाई का मंच तैयार हुआ, जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई। और ये लड़ाई प्लासी से बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल अलग। यहाँ कोई साजिश नहीं थी, कोई धोखा नहीं था। ये एक असली जोरदार लड़ाई थी।
जिसमें अंदवीरों की तरफ हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ इन तीनों की मिलीजुली सेना थी। और इस असली लड़ाई में भी अंग्रेज जीते। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो बक्सर की जीत का महत्व प्लासी से कहीं ज्यादा था। कहीं ज्यादा। प्लासी एक साजिश थी जिसने अंग्रेजों को बंगाल में सत्ता दिलाई, लेकिन बक्सर एक सच्ची सैन्य जीत थी जिसने उन्हें पूरे उत्तर भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यहाँ उन्होंने सिर्फ बंगाल के नवाब को नहीं बल्कि अवध के नवाब और भारत के मुगल बादशाह को हराया था। इस जीत के बाद तो उनके हौसले आसमान पर पहुंच गए होंगे। इसके बाद क्या हुआ? बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव को फिर से बंगाल भेजा गया। उसने 1765 में इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। दीवानी का मतलब? दीवानी का मतलब था राजस्व, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार और दीवानी मामलों में न्याय करने का अधिकार। और इसके बदले में बादशाह को क्या मिला? 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन। वो एक तरह से कंपनी का पेंशनर बन के रह गया। और अवध के नवाब का क्या हुआ? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला पर 50 लाख रुपए का युद्ध हर्जाना लगाया गया, लेकिन उसका राज्य उसे लौटा दिया गया और अवध को एक बफर स्टेट बना दिया गया, जो मराठों और अफगानों के हमलों से बंगाल की रक्षा करता। बिल्कुल। तो इस संधि के बाद बंगाल पर कंपनी का पूरा नियंत्रण हो गया। लेकिन क्लाइव ने एक बहुत ही अजीब व्यवस्था लागू की, जिसे दोहरी सरकार या ड्यूअल गवर्नमेंट कहा जाता है। हाँ, ये 1765 से 1772 तक चली। ये दोहरी सरकार क्या थी? इसमें दीवानी यानी राजस्व वसूलने और न्याय का काम तो कंपनी ने अपने पास रखा, और निजामत यानी प्रशासन, पुलिस और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नवाब के कंधों पे डाल दी। एक मिनट, मतलब पैसा और असली शक्ति कंपनी के हाथ में, और सारी जिम्मेदारी नवाब की। ये तो बहुत ही चालाकी भरी व्यवस्था थी। बिल्कुल, ये कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद थी, क्योंकि उन्हें बिना कोई जिम्मेदारी लिए सत्ता का पूरा नियंत्रण मिल गया। लेकिन इसके परिणाम तो बंगाल की जनता के लिए बहुत भयानक हुए होंगे। विनाशकारी। ये बंगाल की जनता के लिए एक आपदा साबित हुई। कंपनी के अधिकारी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलने में लगे थे, उन्हें लोगों की भलाई से कोई मतलब नहीं था। और बेचारे नवाब के पास न तो पैसा था और न ही अधिकार कि वो प्रशासन चला सके। इसी दौरान बंगाल में भयानक अकाल भी पड़ा, लेकिन किसी ने जनता की सुध नहीं ली। इस व्यवस्था को अंततः 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया, लेकिन तब तक बंगाल पूरी तरह तबाह हो चुका था। तो हमने देखा कि कैसे व्यापारिक इरादों से शुरू हुई कहानी साजिश, युद्ध और राजनीतिक दांवपेच से होते हुए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक पहुंची। ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि लगभग एक सदी तक चली प्रक्रिया थी, जिसमें ब्रिटिश रणनीति और भारतीय शासकों की कमजोरियां दोनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। बिल्कुल। और बंगाल में स्थापित की गई ये दोहरी सरकार की व्यवस्था इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे सत्ता को जिम्मेदारी से अलग किया जा सकता है। रॉबर्ट क्लाइव, जिसने इस व्यवस्था को बनाया और कंपनी के लिए भारत में सत्ता की नींव रखी, उसका अपना अंत भी बहुत दुखद हुआ। इंग्लैंड वापस जाकर उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और अंत में उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। किसी भी व्यवस्था में जब किसी के पास असीमित शक्ति तो होती है पर कोई जवाबदेही नहीं होती, तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? क्या ऐसी शक्ति अंततः खुद को ही नष्ट कर देती है? आज हम 18वीं सदी के भारत के उस दौर में चलेंगे जब सत्ता के लिए एक बड़ा कह सकते हैं कि संघर्ष चल रहा था। मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी, मराठे ताकतवर हो रहे थे, और इन सब के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो चुपचाप अपनी जड़ें जमा रही थी। बिल्कुल। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच दक्षिण भारत में एक राज्य था जो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला था, मैसूर। हाँ, और ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों और संधियों की नहीं है, ये कूटनीति की है, महत्वाकांक्षा की है और उस दौर की सबसे आधुनिक सैन्य तकनीक की भी है। सही बात है। हमारे पास जो जानकारी है वो आधुनिक भारतीय इतिहास की एक किताब से आती है, और इनके जरिए हम देखेंगे कि कैसे दो असाधारण शासकों हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने लगभग 4 दशकों तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को कड़ी चुनौती दी। और ये समझना जरूरी है कि वो क्या वजह थी जिन्होंने मैसूर को इतना खास बना दिया। तो चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद मैसूर में वोडेहार राजवंश का शासन था। लेकिन 18वीं सदी आते आते राजा तो सिर्फ नाम के शासक रह गए थे,
असली शक्ति तो दो मंत्रियों नंजराज और देवराज के हाथों में थी। और इसी राजनीतिक माहौल में एक ऐसे शख्स का उदय होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, हैदर अली। हैदर अली की कहानी तो किसी फिल्म की तरह लगती है। बिल्कुल, वो एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आया था। उसका करियर एक मामूली घुड़सवार के तौर पर शुरू हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे सूत्र बताते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसमें एक पैनी समझ और एक जबरदस्त सूझबूझ थी। वो हालात को पढ़ना जानता था, मौके का फायदा उठाना जानता था। और उसने सबसे पहले ये समझा कि आने वाला वक्त ताकत का है, और ताकत का मतलब सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि बेहतर हथियार और बेहतर रणनीति है। सही बात है। उसने देख लिया था कि अंग्रेजों की सेना मैसूर की पारंपरिक सेना से कहीं ज्यादा अनुशासित और घातक थी। यही उसकी दूरदर्शिता थी। उसने ये भांप लिया था कि पश्चिम से आ रही इस चुनौती का सामना पुराने तरीकों से नहीं किया जा सकता। मुकाबला करना है तो उन्हीं के तरीके अपनाने होंगे। इसीलिए उसने पहला कदम उठाया, सेना का आधुनिकीकरण। और इसके लिए उसने मदद ली फ्रांसीसियों की, जो उस वक्त भारत में अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे। हाँ, और उनकी मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार, मतलब एक आर्म्स फैक्ट्री स्थापित की। मतलब तोपे, बंदूकें, गोला बारूद बनाने का कारखाना। हाँ, और सिर्फ हथियारे नहीं, उसने अपनी सेना को पश्चिमी तरीकों से ट्रेनिंग देना भी शुरू किया। जैसे कतारों में चलना, एक साथ फायर करना, ये सब। बिल्कुल, तोपखाने और घुड़सवारों का तालमेल बिठाना, ये सब उस वक्त भारतीय सेनाओं के लिए बहुत नई चीजें थीं। और अपनी इसी काबिलियत के दम पर वो धीरे धीरे ताकतवर होता गया। और 1761 तक वो मंत्रियों को किनारे कर असल में मैसूर का शासक बन चुका था, डी फैक्टो शासक। और यहीं से अंग्रेजों के साथ सीधे टकराव का मंच तैयार होता है। बात करते हैं पहले एंग्लो मैसूर युद्ध की, जो 1767 में शुरू हुआ। बंगाल जीतने के बाद अंग्रेजों का आत्मविश्वास तो 7वें आसमान पर था। उन्हें लगा होगा कि मैसूर को हराना कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई, तीनों तरफ से घेरने की। हाँ, उन्होंने सोचा कि हैदर को तीनों तरफ से घेरते हैं। इसके लिए उन्होंने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ हाथ मिला लिया। कागज पर तो ये एक अपराजय गठबंधन लग रहा था, लेकिन वो हैदर की कूटनीतिक समझ को शायद कम आंक रहे थे। बिल्कुल। उसने इस गठबंधन को तोड़ा कैसे? बहुत चालाकी से। वो जानता था कि मराठों की दिलचस्पी पैसे और इलाके में है। अच्छा। उसने मराठों को एक बड़ी रकम देकर युद्ध से दूर रहने के लिए मना लिया, उन्हें न्यूट्रल कर दिया। और निजाम को उसने इलाके का लालच दिया और ये यकीन दिलाया कि अंग्रेजों के मुकाबले हैदर के साथ रहने में ज्यादा फायदा है। और बस अंग्रेज अकेले पड़ गए। हाँ, ये तो कमाल की कूटनीतिक चाल थी। मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन के 2/3 हिस्से को खत्म कर दिया। और युद्ध के मैदान में भी हैदर ने अपनी काबिलियत दिखाई। 2 साल तक लड़ाई चली, और जब अंग्रेजों को लगा कि वो थक रहा है, तब हैदर ने एक ऐसा दांव चला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधे मद्रास पहुंच गया। हाँ, अपनी सेना के साथ बिजली की रफ्तार से सीधे मद्रास, जो अंग्रेजों का मुख्यालय था, जी, उसके दरवाजों तक जा पहुंचा। सोचिए अंग्रेजों की हालत क्या हुई होगी। वो जो पूरे बंगाल पर कब्जा करके बैठे थे, हाँ, अब दुश्मन उनकी राजधानी के दरवाजे पर खड़ा था। बिल्कुल, खलबली मच गई थी। दफ्तरों में कागज जलाए जा रहे थे, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। और उन्हें मजबूरन एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसे मद्रास की संधि कहते हैं। और इस संधि की सबसे जरूरी शर्त ये थी कि ये एक रक्षात्मक गठबंधन होगा। बिल्कुल, यानी अगर कोई तीसरा पक्ष हैदर पर हमला करता तो अंग्रेजों को उसकी मदद करनी पड़ती। लेकिन अंग्रेज अपने वादों के लिए तो जाने नहीं जाते थे, और उन्होंने ये साबित भी कर दिया। सिर्फ 2 साल बाद 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया, तो हैदर ने संधि के मुताबिक अंग्रेजों से मदद मांगी। और अंग्रेजों ने साफ इनकार कर दिया। हाँ, वो चुपचाप तमाशा देखते रहे। और इसी धोखे ने, इसी वादा खिलाफी ने दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की नींव रखी होगी। जाहिर है हैदर को समझ आ गया था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस बार हैदर ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाया और 1780 में दूसरा युद्ध छेड़ दिया। उसने कर्नाटक पर हमला किया और आरकोट शहर पर कब्जा भी कर लिया। तो शुरुआत में उसे काफी सफलता मिली। हाँ, मिली, लेकिन 1781 में पोर्टो नोवो की लड़ाई में अंग्रेज जनरल आयरकूट ने उसे हरा दिया। अच्छा, युद्ध अभी चल ही रहा था कि दिसंबर 1782 में कैंसर की वजह से हैदर अली की मौत हो गई। हैदर की मौत के बाद अंग्रेजों ने शायद सोचा होगा कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती खत्म हो गई। हाँ, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैसूर की कमान अब एक ऐसे शासक के हाथ में आने वाली थी जो अपने पिता से भी ज्यादा कट्टर दुश्मन साबित होगा। उसका बेटा टीपू सुल्तान। बिल्कुल, टीपू ने कमान संभालते ही युद्ध जारी रखा। 1 साल और लड़ाई चली, लेकिन कोई भी पक्ष दूसरे को पूरी तरह हरा नहीं पाया।
और फिर मंगलौर की संधि हुई। हाँ, 1784 में मंगलौर की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा दिए। तो दूसरा युद्ध भी एक तरह से ड्रॉ पर ही खत्म हुआ। लेकिन इन दो युद्धों ने ये तो साफ कर दिया था कि मैसूर कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसे अंग्रेज आसानी से कुचल सके। सही बात है। अब आते हैं टीपू सुल्तान पर, जिसे मैसूर का शेर भी कहा जाता है। दूसरे युद्ध के बेनतीजा रहने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष बस अगले मौके का इंतजार कर रहे थे। टीपू के लिए वो मौका त्रावणकोर बना। सही है? हाँ, त्रावणकोर का राज्य अंग्रेजों का सहयोगी था और टीपू के साथ उसका कुछ इलाकों को लेकर विवाद चल रहा था। जब टीपू ने त्रावणकोर पर हमला किया तो अंग्रेजों को बहाना मिल गया और तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हुआ। हाँ, 1790 में। इस बार अंग्रेजों ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने खुद ब्रिटिश सेना की कमान संभाली। गवर्नर जनरल का खुद सेना लेकर आना ये दिखाता है कि वो टीपू को कितना बड़ा खतरा मानते थे। बिल्कुल। कॉर्नवालिस एक बड़ी सेना के साथ वेलोर और बेंगलोर पर कब्जा करता हुआ मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गया। टीपू ने मुकाबला तो किया होगा। जबरदस्त मुकाबला किया, लेकिन वो अकेले अंग्रेजों, मराठों और निजाम की मिलीजुली ताकत का सामना नहीं कर सका। नतीजा मैसूर के लिए बहुत विनाशकारी था। 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसकी शर्तें क्या थीं? शर्तें बहुत अपमानजनक थीं। टीपू को अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। आधा राज्य? हाँ, और उस पर 3 करोड़ रुपए का भारी हर्जाना लगाया गया। और शायद सबसे बड़ी जिल्लत ये थी कि जब तक वो हर्जाना नहीं चुका था, उसे अपने 2 बेटों को बंधक के तौर पर अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। हाँ, ये टीपू के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत और राजनीतिक झटका था। इस अपमान के बाद टीपू ने क्या किया? क्या वो चुप बैठ गया? नहीं, टीपू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने 1792 से 1799 तक का वक्त अपनी ताकत को फिर से खड़ा करने में लगाया। सेना को और मजबूत किया, किलों की मरम्मत करवाई। लेकिन वो एक और काम कर रहा था, भारत के बाहर सहयोगी ढूंढ रहा था। बिल्कुल। उसने फ्रांस, अरब, तुर्की और अफगानिस्तान में अपने दूत भेजे ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया जा सके। और दूसरी तरफ भारत में भी सत्ता बदल रही थी। लॉर्ड वेलेस्ली नया गवर्नर जनरल बनकर आया था। हाँ, और वो कॉर्नवालिस से भी ज्यादा आक्रामक था। वेलेस्ली एक पक्का साम्राज्यवादी था। वो भारत में किसी भी स्वतंत्र भारतीय सत्ता को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो उसकी नजर में टीपू का अस्तित्व ही ब्रिटिश राज के लिए एक खतरा था। बिल्कुल। वेलेस्ली बस एक बहाना ढूंढ रहा था और टीपू की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों ने उसे वो बहाना दे दिया। और यहीं से चौथे और आखिरी एंग्लो मैसूर युद्ध की जमीन तैयार हुई। हाँ, वेलेस्ली ने टीपू पर फ्रांसीसियों के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया और 1799 में हमला बोल दिया। ये युद्ध बहुत छोटा लेकिन बहुत निर्णायक था। 2 तरफ से हमला हुआ था, है ना? हाँ, टीपू अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में घिर गया। 4 मई 1799 को शहर की दीवारों में सेंध लग गई और अंग्रेजी सेना अंदर घुस गई। और टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए लड़ते लड़ते मारा गया। हाँ, और टीपू की मौत के साथ ही मैसूर का लगभग 40 साल का ये जबरदस्त संघर्ष आखिरकार खत्म हो गया। थी जटिल व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं। बिल्कुल। एक तरफ वो एक शानदार योद्धा और सैन्य सुधारक था। उसे भारत में रॉकेट तकनीक का पायनियर माना जाता है। कहते हैं कि मैसूर के रॉकेट उस समय दुनिया में सबसे उन्नत थे। हाँ, बिल्कुल। उसने अपने पिता की तरह नौसेना के महत्व को भी समझा और एक नेवी बोट बनाने की योजना भी बनाई थी। वो विज्ञान और तकनीक का बड़ा संरक्षक था। लेकिन उसकी एक पहचान और भी है जो बहुत दिलचस्प है। हमारे सोर्स में जिक्र है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी सैनिकों की मदद से एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और खुद को नागरिक टीपू कहलवाया। 1 मिनट, मतलब एक भारतीय राजा 18वीं सदी में खुद को नागरिक कहलवा रहा था? हाँ, ये तो अपनी राजशाही वाली पहचान को ही चुनौती देने जैसा है। उसने ऐसा क्यों किया होगा? ये सिर्फ एक सांकेतिक चीज नहीं थी। ये दिखाता है कि टीपू अपनी लड़ाई को सिर्फ मैसूर की लड़ाई नहीं, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ एक वैश्विक संघर्ष का हिस्सा समझ रहा था। अच्छा, उस समय फ्रांस में क्रांति हुई थी और जैकोबिन क्लब उसी क्रांति के प्रतीक थे। उनके नारे थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो टीपू खुद को इन आधुनिक विचारों से जोड़ रहा था। हाँ, वो फ्रांसीसियों को ये संदेश दे रहा था कि वो उनका स्वाभाविक सहयोगी है। वो भारत में बैठकर यूरोप की राजनीति में भागीदार बनने की कोशिश कर रहा था, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी और नई सोच थी। लेकिन एक तरफ ये आधुनिक सोच
और दूसरी तरफ उन पर कट्टरता के आरोप भी लगते हैं। हमारे सोर्सेज इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, और यही उसके किरदार की जटिलता है। कुछ इतिहासकार उसे कट्टर शासक के रूप में देखते हैं, जिसने मालाबार और कूर्ग जैसे जीते हुए दुश्मन इलाकों में हिंदू आबादी पर जुल्म किए और मंदिर तोड़े। और ये आरोप भी ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित हैं। हाँ, लेकिन सोर्स में एक काउंटर पॉइंट भी दिया गया है। हाँ, और यहीं पर तस्वीर और उलझ जाती है। दूसरे सूत्र ये बताते हैं कि उसने अपने राज्य के भीतर कई मंदिरों को संरक्षण दिया और उन्हें दान भी दिया। श्रृंगेरी मठ का उदाहरण है ना? बिल्कुल, इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण श्रृंगेरी मठ का है। जब 1791 में मराठा घुड़सवारों ने इस मठ को लूटा और शारदा देवी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया, तो टीपू ने मठ के शंकराचार्य को खत लिखकर दुख जताया और मूर्ति की दोबारा स्थापना के लिए धन भेजा। तो इसका मतलब क्या निकालें? एक तरफ वो मंदिर तोड़ रहा है, दूसरी तरफ बनवा रहा है। देखिए, एक संभावित व्याख्या ये हो सकती है कि उसके फैसले अक्सर सियासत से तय होते थे, न कि सिर्फ धर्म से। जब वो मालाबार में लड़ रहा था, तो वहां के मंदिर और राजा उसके दुश्मन थे, तो उसने उनके साथ दुश्मन जैसा बर्ताव किया। लेकिन श्रृंगेरी मठ उसके अपने राज्य में था, उसकी प्रजा का पवित्र स्थल था, इसलिए उसने उसकी रक्षा की। मतलब वो अपने वक्त का शासक था। बिल्कुल, और उस दौर के शासक अपने दुश्मनों के प्रति क्रूर हो सकते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर का क्या हुआ? अंग्रेजों ने मैसूर को आपस में बांट लिया। कुछ हिस्से हैदराबाद के निजाम को इनाम के तौर पर दिए गए और जो जरूरी इलाके थे, कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम जैसे जरूरी और अमीर इलाके सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिए गए और राज्य के एक छोटे से हिस्से पर पुराने वोडेयार राजवंश के एक बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया गया। मतलब वोडिया राजवंश को उनका राज्य वापस मिल गया। नाम के लिए। असल में उस पर सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस थोप दी गई। और ये संधि क्या थी? ये बिना सीधे कब्जा किए किसी राज्य को गुलाम बनाने का अंग्रेजों का तरीका था। इसके तहत मैसूर अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना पर निर्भर हो गया, जिसका सारा खर्चा भी उसे उठाना पड़ता था। और बदले में उसे अपनी विदेश नीति पर सारा कंट्रोल खोना पड़ा। हाँ, वो अंग्रेजों की मर्जी के बिना किसी और राज्य से कोई संबंध नहीं रख सकता था, यानी मैसूर अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह खो चुका था। हमारे सोर्सेज में टीपू के मूल्यांकन को लेकर इतिहासकारों के अलग-अलग विचार भी हैं। कुछ उसे भारत का पहला राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता के लिए शहीद तक कहते हैं। हाँ, ये एक लोकप्रिय विचार है, लेकिन कई इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। क्यों? उनका मानना है कि ये आज के विचारों को अतीत पर थोपने जैसा है। 18वीं सदी में भारत एक राष्ट्र की भावना मौजूद नहीं थी। हर राजा अपने राज्य और अपने वंश के लिए लड़ रहा था। तो टीपू भी दरअसल अपनी सत्ता और अपने राज्य की स्वतंत्रता बचाने के लिए लड़ रहा था। हाँ, ना कि किसी अखंड भारत की आजादी के लिए। इसी सिलसिले में एक ब्रिटिश अफसर लेफ्टिनेंट मूर का एक दिलचस्प कोट भी है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मूर लिखता है कि जब कोई यात्री टीपू के देश से गुजरता है, तो उसे अच्छी खेती, मेहनती लोगों से भरे शहर, नया बनता हुआ व्यापार और उद्योग दिखाई देता है। और वो कहता है कि ये देखकर कोई भी यही मानेगा कि वहां की सरकार अच्छी है। और फिर वो लिखता है, यह टीपू के देश की तस्वीर है। ये कोट इसलिए अहम है क्योंकि ये एक दुश्मन एक ब्रिटिश अफसर की तरफ से आ रहा है। ये दिखाता है कि युद्ध और विवादों के बावजूद टीपू का प्रशासन शायद काफी असरदार था और उसका राज्य खुशहाल था। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे मैसूर ने करीब 40 सालों तक ब्रिटिश विस्तारवाद को एक जबरदस्त चुनौती दी। बिल्कुल। ये सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की राजनीति, कूटनीति और तकनीक के बदलते स्वरूप को भी दिखाती है। बिल्कुल। और ये हमें ये भी याद दिलाती है कि ऐतिहासिक किरदारों का मूल्यांकन करते समय हमें उनके समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। टीपू सुल्तान जैसे व्यक्तित्व को आज के धर्मनिरपेक्षता या राष्ट्रवाद के पैमानों से आंकना शायद सही नहीं होगा। सही बात है। वो अपने युग का एक जटिल उत्पाद था, जिसमें कई परंपराएं एक साथ मौजूद थीं। एक राजा की, एक योद्धा की, एक सुधारक की और एक ऐसे इंसान की जो बदलते वक्त को समझने की कोशिश कर रहा था। सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध का नतीजा कुछ और होता और टीपू सुल्तान जीत जाता, तो दक्षिण भारत और शायद पूरे भारत पर ब्रिटिश राज का भविष्य कैसा होता, इस पर जरूर सोचेगा। आज की हमारी चर्चा 18वीं सदी के उस दौर के बारे में है जब मुगल साम्राज्य बस नाम का रह गया था और दिल्ली की सियासत मराठों के इशारे पर चलती थी। बिल्कुल। उन्हें किंग मेकर कहा जाता था। ऐसा लगता था कि मुगलों के बाद पूरे हिंदुस्तान पर
उन्हीं का राज होगा। हाँ, और पानीपत की इतनी बड़ी हार के बाद भी उन्होंने सिर्फ 10 साल में वापसी कर ली थी। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे सीधे शासन न करते हुए भी बड़े बड़े इलाकों से टैक्स वसूलते थे, चौथ और सरदेश मुखी के नाम से। लेकिन फिर सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी बड़ी शक्ति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमारे पास जो स्रोत हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास की एक किताब के कुछ हिस्से हैं। इनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मराठों के पतन और सिंध पर अंग्रेजों के कब्जे की कहानी में क्या कोई पैटर्न था। क्या ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी है या फिर कूटनीति और घर के भेदियों की? हाँ, बिल्कुल। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मराठा ताकत के सबसे मजबूत दौर से। इसे संभालने के लिए पेशवा बाजीराव प्रथम ने एक परिसंघ मतलब एक तरह का गठबंधन बनाया था। अच्छा। इसमें पुणे में बैठे पेशवा के नीचे 5 बड़े मराठा परिवार थे। बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया। बिल्कुल। तो ये एक टीम की तरह था जिसका कप्तान पेशवा था। कहने को तो टीम थी, लेकिन लगता है इस टीम में हर खिलाड़ी खुद कप्तान बनना चाहता था। सही पकड़ा। जब तक माधवराव प्रथम जैसे मजबूत कप्तान रहे, टीम एक साथ खेलती रही। लेकिन 1772 में टीबी से उनकी मौत हो गई और यहीं से सारा खेल बिगड़ना शुरू हुआ। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि पानीपत जैसे बड़ी हार से उभरने वाली शक्ति एक पेशवा के मौत के बाद इतनी जल्दी कैसे बिखरने लगी? क्योंकि कप्तान के हटते ही टीम के बड़े खिलाड़ी आपस में ही लड़ने लगे। सब अपनी अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे और मराठों की इसी आपसी फूट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मौका दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। हाँ, घर के झगड़े में घुसने का मौका। और इसी झगड़े से पहले आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। कहानी में एक चाचा भतीजे का विवाद है ना? हाँ, माधवराव के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने, लेकिन उनके चाचा रघुनाथ राव ने गद्दी के लालच में उनकी हत्या करवा दी और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। लेकिन मराठा सरदार तैयार नहीं थे। इसी बीच नारायण राव की पत्नी ने एक बेटे सवाई माधवराव को जन्म दिया, जो कानूनन असली वारिस था। तो नाना फडणवीस जैसे बड़े सरदारों ने उस बच्चे का साथ दिया। तो जब रघुनाथ राव की दाल पुणे में नहीं गली तो वो मदद के लिए अंग्रेजों के पास गए। अंग्रेजों के पास वो बॉम्बे पहुंचे और 1775 में सूरत की संधि पर दस्तखत कर दिए। तो अंग्रेजों ने मदद करने का फैसला किया। लेकिन ये सिर्फ मदद थी या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति थी? हर संधि में जमीन और राजस्व ही क्यों मांगा जाता था? यही तो उनकी रणनीति थी। उन्होंने रघुनाथ राव को 2500 सैनिक देने का वादा किया, लेकिन बदले में सालसेट ऑफ बेसिन जैसे अहम इलाके और सूरत भड़ूत से मिलने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा मांग लिया। मतलब उनका लक्ष्य पैसा कमाना भी था और धीरे धीरे जमीन पर कब्जा करना भी। ये पैटर्न हमें बार बार दिखेगा, है ना? बिल्कुल। अंग्रेज सीधे लड़ने की बजाय घर के झगड़े में एक पक्ष का साथ देकर अंदर घुस जाते थे। हालांकि उस वक्त अंग्रेजों के अंदर भी खींचतान चल रही थी। बॉम्बे सरकार ने ये संधि की, लेकिन कलकत्ता में बैठी उनकी बड़ी काउंसिल ने इसे रद्द कर दिया। अच्छा। हाँ, और उन्होंने मराठा सरदारों से पुरंदर की संधि कर ली। मतलब अंग्रेज आपस में ही सहमत नहीं थे, लेकिन उनका मकसद एक ही था, मराठा राजनीति में अपनी जगह बनाना, चाहे किसी भी तरीके से हो। हाँ, और जब बॉम्बे सरकार ने रघुनाथ राव को पनाह देना जारी रखा तो मराठों ने इसे धोखा माना और युद्ध छिड़ गया। और अंग्रेजों ने सोचा कि वे आसानी से पुणे पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन यहाँ उनका पासा उल्टा पड़ गया। यहाँ महादजी सिंधिया की रणनीति कमाल ली थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने अंग्रेजों की सेना को लालच देकर पूना के पास ताले गांव की पहाड़ियों में फंसा लिया, फिर स्कॉच्ड अर्थ नीति अपनाई। मतलब अंग्रेजी सेना के रास्ते में आने वाली सारी फसलें जला दी और कुओं में जहर घोल दिया। बिल्कुल। अंग्रेजों की रसद बंद हो गई और वे चारों तरफ से घिर गए। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को शर्मनाक वडगांव की संधि पर दस्तखत करने पड़े, जहां उन्हें अपने जीते हुए सारे इलाके लौटाने पड़े। ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। सोचिए, एक कंपनी जो साम्राज्य बनाने का सपना देख रही थी, उसे एक भारतीय सेना के सामने हथियार डालने पड़े। सही। उस वक्त तो लगा कि शायद मराठों को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन बंगाल में बैठे वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये संधि मानने से मना कर दिया और युद्ध चलता रहा। और आखिरकार 1782 में सालबाई की संधि हुई। हाँ, जिसने अगले 20 साल के लिए शांति कायम कर दी। और 20 साल बाद कहानी फिर वहीं आ खड़ी हुई। फिर एक पारिवारिक झगड़ा और फिर अंग्रेजों के लिए खुला दरवाजा। इस बार पेशवा था बाजीराव द्वितीय, उसी रघुनाथ राव का बेटा। और स्रोत उसे एक अयोग्य शासक बताते हैं। उस वक्त इंदौर के यशवंतराव होलकर बहुत ताकतवर हो रहे थे। तो बाजीराव द्वितीय ने डरकर होलकर के भाई की हत्या करवा दी। हाँ, और बस फिर क्या था,
होलकर ने पूना पर हमला करके पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली फौज को हरा दिया। और डरा हुआ बाजीराव द्वितीय भागा भागा अंग्रेजों के पास पहुंचा और 1802 में बेसन की संधि कर ली। ये संधि इतनी कुख्यात क्यों है? क्योंकि इसी संधि ने मराठा साम्राज्य का भविष्य तय कर दिया। ये एक सहायक संधि थी जो एक तरह का मीठा जहर था। मीठा जहर? हाँ, पेशवा ने अपनी सुरक्षा के लिए 6000 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिक अपनी राजधानी में रखने और उनका पूरा खर्च उठाने की बात मान ली। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोई शासक अपनी आजादी इस तरह क्यों सौंप देगा? अपनी ही राजधानी में विदेशी सेना? सही सवाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अंग्रेजों की मर्जी के बिना किसी से बात भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसने अपनी विदेश नीति भी अंग्रेजों को सौंप दी। शायद बाजीराव द्वितीय को लगा कि ये एक सुनहरा पिंजरा है। अंग्रेजों की ताकत से वो अपने दुश्मन होलकर को हरा देगा और आराम से राज करेगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि पिंजरा तो पिंजरा होता है। जाहिर है, दूसरे मराठा सरदारों सिंधिया और भोंसले को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें लगा कि पेशवा ने पूरे मराठा सम्मान को बेच दिया है। तो उन्होंने विरोध किया। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये की कि वे एक साथ मिलकर नहीं लड़े। अंग्रेजों ने आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में उन्हें अलग अलग लड़ाइयों में आसानी से हरा दिया। होलकर भी बाद में हार गए। तो बेसिन की संधि ने अंग्रेजों को भारत की चाबी दे दी, जैसा कि स्रोत बताते हैं। अब वो मराठों के घर में ही अपनी फौज लेकर बैठ गए थे। हाँ, अब मराठा परिसंघ सिर्फ नाम का रह गया था। उसकी ताकत और एकता दोनों खत्म हो चुकी थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उसने पिंडारियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। पिंडारी वो भाड़े के सैनिक थे? हाँ, एक तरह के भाड़े के सैनिक जो मराठों के लिए काम करते थे और लूटपाट भी करते थे। हेस्टिंग्स ने मराठों पर पिंडारियों को पनाह देने का इल्जाम लगाया और उनके इलाकों में सीधे दखल देना शुरू कर दिया। और तब तक बाजीराव द्वितीय को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि बेसिन की संधि एक जाल थी। हाँ, अब उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसने अंग्रेजों के खिलाफ बाकी मराठा सरदारों को एकजुट करने की एक आखिरी बेताब कोशिश की। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर। मराठा ताकत अंदर से खोखली हो चुकी थी। उनमें न एकता थी, न कोई मजबूत सैन्य रणनीति थी। जब उन्होंने विद्रोह किया तो अंग्रेजों ने एक एक करके सबको हरा दिया। पेशवा को खिरकी ने, भोंसले को सीताबर्डी में और होलकर को महिदपुर में। जून 1818 में मराठा परिसंघ को खत्म कर दिया गया। पेशवा का पद हमेशा के लिए मिटा दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। मराठा साम्राज्य का सूरज डूब चुका था। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी बड़ी ताकत गिरी कैसे? स्रोत हमें कई कारण बताते हैं, लेकिन क्या ये किसी एक गलती का नतीजा था या एक के बाद एक जुड़ी हुई कमियों का, जैसे अयोग्य नेतृत्व? ये बिल्कुल सही कनेक्शन है। सबसे बड़ी वजह अयोग्य नेतृत्व ही थी। बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया जैसे नेता सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। उनमें दूर की सोचने की क्षमता नहीं थे। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास लॉर्ड वेलेस्ली, एल्फिंस्टन जैसे शातिर और काबिल लोग थे। और इसी नेतृत्व की कमी ने उनके राजनीतिक ढांचे को कभी मजबूत नहीं होने दिया, है ना? हाँ, वो परिसंघ एक ढीला ढाला गठबंधन था जहां सरदार हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। उनमें कभी वो एकता नहीं आई जो एक साम्राज्य के लिए जरूरी होती है। उनकी वफादारी मराठा साम्राज्य के प्रति नहीं, बल्कि अपने सरदार के प्रति थी। सही कहा। और फिर उनकी सैन्य व्यवस्था भी कमजोर हो गई थी। वे तोपखाने और अनुशासन के मामले में अंग्रेजों से बहुत पीछे थे। जबकि वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर माने जाते थे। लेकिन समय बदल चुका था। वे पुरानी तकनीकों पर ही अटके रहे जो खुले मैदान की लड़ाइयों में काम नहीं आती थी। और इन सबको चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। और उनकी आर्थिक नीति बहुत अस्थिर थी। बिल्कुल। उनकी कमाई का मुख्य जरिया था चौथ, यानी दूसरे राज्यों से वसूली। ये एक तरह की लूट ही थी। उन्होंने व्यापार, उद्योग या खेती को बढ़ाने पर कभी ध्यान नहीं दिया। स्रोत एक और बहुत दिलचस्प बात की ओर इशारा करते हैं, अंग्रेजों की जासूसी और कूटनीति। ये एक ऐसा मोर्चा था जहां मराठे बहुत पीछे थे। अंग्रेजों का जासूसी नेटवर्क कमाल का था। उन्हें पता होता था कि किस मराठा सरदार की क्या कमजोरी है, किसे लालच दे के तोड़ा जा सकता है और किसके मन में क्या चल रहा है। वे फूट डालने में माहिर थे। और आखिर में एक सोच का फर्क भी था। अंग्रेज एक नई दुनिया से आए थे जहां विज्ञान और राष्ट्रवाद जैसी बातें हो रही थी। सही। स्रोत कहते हैं कि अंग्रेज पुनर्जागरण की सोच से आए थे, जबकि मराठा नेता पुरानी सामंती सोच में जकड़े हुए थे। वे बस आपस में लड़ते रहे
और अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। तो मराठों को रास्ते से हटाने के बाद अंग्रेजों की नज़र अब सिंध पर पड़ी। एक रेगिस्तानी इलाका, उसमें उनकी क्या दिलचस्पी थी? शुरुआत में तो बस व्यापार था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में एक डर पैदा हुआ। उन्हें लगा कि फ्रांस का नेपोलियन और रूस का जार मिलकर जमीन के रास्ते भारत पर हमला कर सकते हैं। ये डर कितना असली था कहना मुश्किल है, लेकिन ये अंग्रेजों के लिए एक अच्छा बहाना बन गया। हाँ, इस काल्पनिक हमले को रोकने के लिए सिंध और अफगानिस्तान उनके लिए रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी हो गए। उन्होंने सिंध के शासकों, जिन्हें अमीर कहा जाता था, के साथ संधियां करनी शुरू की। पहले 1807 में शाश्वत मित्रता की संधि। हाँ, ताकि फ्रांसीसियों को दूर रखा जा सके। फिर 1832 में एक और संधि हुई, जिसने व्यापार के लिए सिंधु नदी का रास्ता खोल दिया। लेकिन उसमें एक बड़ी दिलचस्प शर्त थी। शर्त ये थी कि कोई भी अंग्रेज व्यापारी सिंध में बसेगा नहीं और नदी के रास्ते कोई हथियार या फौजी सामान नहीं लाया जाएगा। ये अमीरों को भरोसा दिलाने के लिए था। लेकिन ये तो मराठों वाली कहानी का ही दोहराव लग रहा है, बस किरदार बदल गए। ये संधियां तो बस एक पैर दरवाजे में रखने का तरीका थी। बिल्कुल। गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने तय कर लिया था कि रूस को रोकने के लिए सिंध को एक बफर स्टेट बनाना ही होगा। उन्होंने 1838 में अमीरों पर जोर डालकर एक नई संधि करवाई। और उस संधि से अंग्रेजों को उनकी राजधानी में अपना एक अधिकारी यानी रेजिडेंट रखने की इजाजत मिल गई। ये तो सीधे सीधे उनके राजकाज में दखल था। और ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही साल 1839 में उन पर एक सहायक संधि थोप दी गई, जिसके तहत अमीरों को हर साल 3 लाख रुपए ब्रिटिश फौज के रखरखाव के लिए देने थे। हाँ, सिंध भी अब मराठों की तरह ब्रिटिश संरक्षण में आ गया। और फिर हुआ पहला आंग्ल-अफगान युद्ध, जो काफी हद तक सिंध की जमीन पर लड़ा गया। अमीरों ने ना चाहते हुए भी अंग्रेजों की मदद की। विडंबना देखिए, इस युद्ध में अमीरों ने अंग्रेजों की हर तरह से मदद की, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें इनाम के बदले इल्जाम मिले। उन पर साजिश रचने और अनुचित गतिविधियों के झूठे आरोप लगाए गए। हाँ, ये साफ तौर पर सिंध पर पूरी तरह कब्जा करने का बहाना बनाया जा रहा था। जब अमीरों ने एक और अपमानजनक संधि मानने से इनकार कर दिया, तो अंग्रेजों ने हमला बोल दिया और 1843 तक पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया। उस समय के ब्रिटिश जनरल चार्ल्स नेपियर ने अपनी डायरी में खुद लिखा था, सिंध पर कब्जा करने का हमें कोई हक नहीं है, लेकिन ये एक बहुत फायदेमंद तरीका है। ये अंग्रेजी सोच को साफ दिखाता है। तो आज हमने जो 2 कहानियां देखी, मराठों का पतन और सिंध पर कब्जा, इनमें एक साफ पैटर्न नजर आता है। पहले किसी भारतीय शक्ति की आपसी फूट का फायदा उठाओ, फिर दोस्ती के नाम पर संधियां करो, और धीरे धीरे उन संधियों को नियंत्रण का हथियार बना लो, और जब मौका मिले तो अपने वादों को तोड़कर पूरे इलाके पर कब्जा कर लो। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बना। नहीं, ये चालाक कूटनीति, भारतीय शासकों की कमजोरियों को समझने और उनका फायदा उठाने, और एक बहुत ही मजबूत रणनीतिक सोच का नतीजा था। एक व्यापारिक कंपनी कैसे एक शाही ताकत बन गई, ये इन 2 कहानियों में साफ दिखता है। और ये आज के श्रोताओं के लिए एक सवाल भी छोड़ जाता है। स्रोत अंग्रेजों के प्रगतिशील दृष्टिकोण और मराठों की पुरानी रूढ़ियों का जिक्र करते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि किसी भी बड़ी शक्ति का पतन बाहरी हमले से ज्यादा होता है या अपनी ही अंदरूनी कमियों, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक को समय के साथ न बदल पाने की वजह से। एक सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, पर इसका जवाब उतना सिंपल नहीं। एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ मसाले और कपड़े खरीदने आई थी, वो इतने बड़े सबकॉन्टिनेंट की मालिक कैसे बन गई? क्या ये सिर्फ तलवार के दम पर हुआ? यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखिए, जंग तो एक हिस्सा थी, एक टूल था। असली खेल तो वो था जो जंग के मैदान के बाहर खेला जाता था। ब्रिटिश एक्सपेंशन के बेसिकली 2 तरीके थे। एक, सीधा कब्जा, एनेक्सेशन बाय कॉन्क्वेस्ट, और दूसरा, जो शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक था, वो था ऐसी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज का जाल बनाना जिसमें भारतीय राज्य खुद ब खुद फंसते चले जाते थे। अच्छा, तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के कुछ हिस्से हैं जो इसी कंसोलिडेशन ऑफ पावर पर फोकस करते हैं। पहले हम 2 केस स्टडीज देखेंगे, सिंध और पंजाब, और फिर उन चालाक पॉलिसीज की तह तक जाएंगे जैसे सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। चलिए समझते हैं ये पूरा खेल। तो शुरुआत करते हैं सिंध से। यहां पर जो हुआ वो बड़ा अजीब है। चार्ल्स नेपियर का एक बड़ा फेमस कोट है।
वो कहते हैं, "We have no right to see Sindh, yet we shall do so, and a very advantageous, useful, humane piece of rascality it will be." मतलब वो खुलेआम मान रहे हैं कि ये गलत है, ये बदमाशी है। एग्जैक्टली। और ये एक लाइन उस दौर की पूरी ब्रिटिश मानसिकता को पकड़ लेती है। उनके लिए अंत में फायदा, वो एडवांटेज जरूरी था। एथिक्स, मोरालिटी, वो सब बाद में आता था। इतिहासकार तो साफ कहते हैं कि सिंध पर कब्जा करने के जो कारण दिए गए वो बनाए गए थे, डिलिबरेटली मैन्युफैक्चर किए गए थे, और इसके पीछे एक साइकोलॉजी भी काम कर रही थी। क्या साइकोलॉजी? इससे ठीक पहले फर्स्ट अफगान वॉर में अंग्रेजों की बहुत बुरी हार हुई थी। उनकी मिलिट्री प्रेस्टीज को एक बहुत बड़ा धक्का लगा था। सिंध को कब्जा ना, उस हार से जो इज्जत मिट्टी में मिली थी उस पर मरहम लगाने जैसा था। एक इतिहासकार हैं एल्फिनस्टोन, उन्होंने इसकी तुलना उस बुली से की है जो सड़क पर पिटकर घर आता है और अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालता है। वाओ, ये तो कमाल की एनालॉजी है। मतलब सिंध वो आसान शिकार था, तो ब्रिटिश प्रेस्टीज बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। अच्छा, पंजाब के मामले में क्या हुआ? वहां तो महाराजा रणजीत सिंह का इतना शक्तिशाली साम्राज्य था। पंजाब की कहानी बिल्कुल अलग है। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे, पंजाब एक लोहे का किला था। उनकी फौज बहुत मॉडर्न थी, डिसिप्लिन थी, अंग्रेज भी उनसे सीधे टकराने से बचते थे। लेकिन जून 1839 में उनकी मौत के बाद सब बिखर गया। उनके जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे, और लाहौर दरबार वो साजिशों का गढ़ बन गया था। असली पावर फौज के पास चली गई थी, जो अब डिसिप्लिनहीन हो चुकी थी। तो इस पूरी पॉलिटिकल एनार्की ने अंग्रेजों को वो मौका दे दिया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हुई 1845-46 में, वो इसी का नतीजा थी। हाँ बिल्कुल, इसके पीछे कई ट्रिगर्स थे। एक तो पंजाब के अंदर की इंस्टेबिलिटी, दूसरा सिख फौज को अंग्रेजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, उन्होंने देखा था कि सिंध के साथ क्या हुआ है, और तीसरा अंग्रेज भी पंजाब बॉर्डर के पास अपनी फौज बढ़ा रहे थे। तो दिसंबर 1845 में जब सिख फौज ने सतलुज नदी पार की, बस अंग्रेजों को बहाना मिल गया, उन्होंने इसे हमला माना और जंग का ऐलान कर दिया। पर इतनी शक्तिशाली सिख फौज हारी कैसे? हार की सबसे बड़ी वजह थी गद्दारी। सिख एम्पायर की नींव अंदर से खोखली हो चुकी थी। उनके अपने ही लीडर्स लाल सिंह और तेजा सिंह, वो अंदर से अंग्रेजों से मिले हुए थे। अरे हाँ, वो बहुत क्रूशियल मोमेंट्स पर अपनी ही सेना को पीछे हटने का ऑर्डर दे देते थे। मतलब जंग मैदान पर लड़ी ही नहीं गई ठीक से, और इसके बाद जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई, उसने तो शायद कमर ही तोड़ दी होगी। बिल्कुल, और उसकी शर्तें देखिए आप। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये पंजाब को हमेशा के लिए कमजोर करने का प्लान था। एक तो 1 करोड़ से ज्यादा की वॉर इंडेमनिटी लगा दी। दूसरा, जालंधर दोआब जो सबसे उपजाऊ इलाका था वो छीन लिया। मतलब पैसा भी गया और कमाई का जरिया भी। और फौज की संख्या भी बहुत कम कर दी। और कश्मीर का क्या हुआ था? मैंने सुना है उसे बेच दिया गया था। वही हुआ, जब सिख इतनी बड़ी इंडेमनिटी कैश में नहीं दे पाए, तो उसके बदले में कश्मीर जम्मू के साथ गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया गया। इसके बाद एक और संधि हुई, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, जिसमें रानी जिंदान को रीजेंट के पद से हटा दिया गया और पंजाब पर शासन के लिए 8 सिख सरदारों की एक काउंसिल बना दी, जिसका हेड एक ब्रिटिश रेजिडेंट था, हेनरी लॉरेंस। तो मतलब अब कंट्रोल पूरी तरह से पर्दे के पीछे से अंग्रेजों के हाथ में था। लेकिन इसके बावजूद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई। क्यों? क्योंकि अपमान का घड़ा भर चुका था। पहली हार की जिल्लत, रानी जिंदा के साथ जो बुरा बर्ताव हुआ, ये सब आग की तरह लोगों में फैल रहा था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। वो चिंगारी मिली मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह से, और ये विद्रोह इतनी तेजी से फैला कि लॉर्ड डलहौजी, जो एक हार्डकोर एक्सपेंशनिस्ट थे, उन्हें पंजाब को पूरी तरह एनेक्स करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। और फिर लड़ाइयों के बाद? हाँ, रामनगर, चिलियांवाला, इन सब लड़ाइयों के बाद 1849 में सिख फौज ने सरेंडर कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य हमेशा के लिए ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। तो ये तो हुई सीधी लड़ाई की बात, सिंध और पंजाब। पर आपने शुरू में कहा था कि असली हथियार लड़ाई नहीं, पॉलिसीज थीं। तो चलिए अब उन पे आते हैं। ये सब्सिडरी अलायंस, ये क्या चीज थी? सुनने में तो सहायक संधि लगती है। हाँ, नाम बहुत भी डिसेप्टिव है। ये एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट था। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। इसके तहत एक भारतीय राजा ब्रिटिश मिलिट्री प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट करता था। अच्छा, लेकिन इस प्रोटेक्शन की कीमत बहुत भारी थी। क्या कीमत थी? इसका मैकेनिज्म क्या था? देखिए,
सबसे पहले उस राजा को अपने ही खर्चे पर एक ब्रिटिश फौज, जिसे सब्सिडियरी फोर्स कहते थे, उसको अपने राज्य में रखना पड़ता था। 1 मिनट, फौज उनकी और खर्चा हमारा? करेक्ट। दूसरा, उसके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा के लिए बैठ जाता था, जो हर काम पर नजर रखता था। तीसरा, वो राजा अंग्रेजों की इजाजत के बिना किसी दूसरे यूरोपियन को नौकरी पर नहीं रख सकता था। और चौथा और सबसे जरूरी, वो किसी दूसरे भारतीय राज्य से न तो जंग कर सकता था, न कोई समझौता, बिना अंग्रेजों से पूछे। अरे, ये तो मीठा जहर है। मतलब आपकी पूरी आजादी खत्म, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपके फैसले सब उनके हाथ में। बिल्कुल। आप राजा तो रहते थे, लेकिन आपके हाथ पांव बन जाते थे। और सबसे बड़ा ट्रैप ये था कि अगर आप उस सब्सिडियरी फोर्स के मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं दे पाते, तो आपके राज्य का एक बड़ा उपजाऊ हिस्सा कंपनी हड़प लेती थी। क्या बात है। हैदराबाद के निजाम 1798 में इसके पहले बड़े शिकार बने। फिर मैसूर, अवध और कई मराठा स्टेट्स एक एक करके इस जाल में फंसते गए। इस अलायंस के अलावा एक और पॉलिसी थी जो शायद इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, अगर सब्सिडरी अलायंस एक स्लो पॉइजन था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। इसका नियम बहुत सीधा था। क्या था वो नियम? इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक अगर सब्सिडरी अलायंस के तहत आने वाले किसी राजा की मौत हो जाती है और उसका अपना कोई बेटा, मतलब नेचुरल मेल एयर नहीं है, तो उसका राज्य लैप्स हो जाएगा, यानी वो सीधा ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। अच्छा, गोद लिए हुए बेटे को राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी तो मिल सकती थी, लेकिन राज्य नहीं। ये तो एक तरह से विरासत के कानून को अपनी मर्जी से बदलना था। मतलब आप एक नियम बना दें कि अगर किसी के घर बेटा नहीं है तो उसका घर पड़ोसी का हो जाएगा, और यहाँ पड़ोसी वो खुद थे। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इसी का इस्तेमाल करके सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई राज्यों को बिना एक गोली चलाए एनेक्स कर लिया गया। यहाँ तक कि अवध, जो हमेशा से अंग्रेजों का वफादार रहा था, उसे 1856 में मिस गवर्नमेंट का इल्जाम लगाकर कब्जा कर लिया। डलहौजी के 8 साल के टेन्योर में ब्रिटिश एक्सपेंशन का ये सबसे बड़ा कारण बना। तो इन पॉलिसीज से इंडिया के अंदर तो कंट्रोल मजबूत हो गया, लेकिन एक साम्राज्य को अपने पड़ोसियों से भी सुरक्षित रहना पड़ता है, और यहाँ उनकी सबसे बड़ी चिंता थी रशिया। बिल्कुल, उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी का एक ही मकसद था, इंडिया के आसपास बफर जोन्स बनाना। बफर जोन्स? हाँ, मतलब ऐसे स्टेट्स जो उनके और उनके दुश्मनों, खासकर रशिया और फ्रांस के बीच एक दीवार का काम करें, ताकि कोई भी खतरा इंडिया तक पहुंचने से पहले ही इन बफर जोन्स में रुक जाए। इस स्ट्रैटेजी का पहला टेस्ट शायद नेपाल के साथ हुआ। वहाँ क्या कहानी थी? हाँ, एंग्लो नेपालीज रिलेशंस इसका अच्छा उदाहरण है। नेपाल के गोरखा बहुत बहादुर थे और उनका साम्राज्य फैल रहा था, जिससे उनकी सीमा ब्रिटिश इंडिया से टकराने लगी। जंग हुई, जो 1816 में ट्रीटी ऑफ सगाउली के साथ खत्म हुई। इससे अंग्रेजों को गढ़वाल, कुमाऊं और शिमला, मसूरी जैसे हिल स्टेशंस मिल गए, और गोरखाओं ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन करना शुरू कर दिया, जो आज तक एक मजबूत रिश्ता है। और बर्मा की तरफ क्या इंटरेस्ट था? बर्मा की तरफ 2 मेन इंटरेस्ट थे। एक तो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, खासकर सागौन की लकड़ी, और दूसरा चीन के साथ व्यापार के लिए नए बाजार और रास्ते। इसके लिए उन्होंने 3 बड़ी जंग लड़ी और 1885 तक पूरे बर्मा को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया। तो नेपाल हो गया, बर्मा हो गया, तिब्बत को लेकर भी उन्हें कोई चिंता थी? तिब्बत को लेकर चिंता 20वीं सदी की शुरुआत में हुई। उन्हें डर था कि वहां रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने 1904 में कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिलिट्री मिशन भेजा। इसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ लासा, जिसे तिब्बत ने अंग्रेजों को ट्रेड कंसेशंस दिए और ये वादा किया कि वो रशिया को अपने मामलों में दखल नहीं देने देंगे। मतलब तिब्बत भी एक तरह से उनका बफर जोन बन गया। और इन सब में सबसे मुश्किल मोर्चा शायद अफगानिस्तान का रहा होगा, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहते हैं। बिल्कुल सही। एंग्लो अफगान रिलेशंस उनकी सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे महंगी फॉरेन पॉलिसी एडवेंचर थी। अफगानिस्तान को रशिया के खिलाफ एक परफेक्ट बफर्स गेट माना जाता था। यहाँ उन्होंने एक आक्रामक नीति अपनाई, जिसे फॉरवर्ड पॉलिसी कहते हैं। ये फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी? इसका सीधा सा मतलब था कि खतरे का इंतजार अपने बॉर्डर पर मत करो, बॉर्डर के पार जाकर उस खतरे को पहले ही खत्म कर दो। इसी पॉलिसी के चलते 2 भयानक एंग्लो अफगान वॉर्स हुई। पहली जंग तो अंग्रेजों के लिए एक मिलिट्री डिजास्टर थी, लेकिन दूसरी जंग के बाद हुई ट्रीटी ऑफ गंदामार्क से उन्हें अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स पर कंट्रोल मिल गया। तो कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन उनका मकसद पूरा हो गया। तो आज हमने देखा कि ब्रिटिश एक्सपेंशन कोई एक तरफा कहानी नहीं थी।
ये एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी थी। जहां जरूरत पड़ी वहां तलवार उठाई गई, जैसे पंजाब और सिंध में। लेकिन उनका असली हथियार थी वो पॉलिसीज, जिन्होंने भारतीय राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया। सब्सिडियरी अलायंस ने राजाओं को नाम का शासक बना दिया, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने तो उनसे उनका राज्य छीनने का एक कानूनी सा दिखने वाला बहाना दे दिया। सही आंख में ये एक 3-pronged स्ट्रैटेजी थी। कॉन्क्वेस्ट, चालाक डिप्लोमेसी और ऐसी पॉलिसीज जो देखने में लीगल लगती थी पर उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन था। ये उस सोच का नतीजा था जिसे शशि थरूर जैसे लेखक डिजायर फॉर वेल्थ फॉर स्ट्रैटेजिक पोजेशंस कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अपने फायदे के लिए नियम बनाते भी थे और तोड़ते भी थे। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाती है। इन ब्रिटिश पॉलिसीज ने न सिर्फ भारत का नक्शा बदला, बल्कि यहाँ के शासन, समाज और आपसी रिश्तों को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया।